हेलो नमस्कार साथियों, जयपुर 92 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बिहार शिक्षक बहाली पे दोस्तों हम लोग सेट नंबर हम लोग 7 देखने जा रहे हैं दोस्तों। जो भाई बहन 1 से लेकर 6 तक नहीं देखने जाइए प्ले लिस्ट में 1 से 6 तक सेट को देखिए। प्रत्येक सेट में दोस्तों 120 क्वेश्चन करवाया गया, 40 आपका हिस्ट्री, 40 पॉलिटी और 40 ज्योग्राफी दोस्तों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। 9-10 के लिए आपको 6 to 8 में भी काम करेगा दोस्तों, 11-12 में भी काम कर जाएगा, आपका 1 to 5 में भी काम करेगा। हर एक में पूछा जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी दोस्तों। जो भी सेट है दोस्तों ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पे है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी दोस्तों? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो कश्मीर विजय था दोस्तों। क्या था? कश्मीर विजय नहीं था दोस्तों, आपका कंधार विजय था। क्या था? कंधार विजय दोस्तों, आपका ये सही है। और ये कब हुआ कंधार विजय दोस्तों? ये भी याद रखिएगा 1595 में दोस्तों। कब हुआ? 1595 ईस्वी में कंधार पर विजय प्राप्त कर शाह बेग को वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था दोस्तों अकबर ने। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। सुप्रसिद्ध तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी दोस्तों? तो ये किया था ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद दोस्तों। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की दोस्तों? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो जो सत्य नहीं है उसको देखना है हम लोगों को। देखिए जो सत्य है उसको पढ़ते हैं। मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था दोस्तों, सही बात है। वह एक केंद्रीकृत निरंकुशवाद या एक तंत्रवाद पर था दोस्तों, ये भी सही है। आपका जो गलत है दोस्तों नहीं पूछे, ये है सम्राट के इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था, ये गलत है आपका। सम्राट को इस्लामी परंपरा पालन करना पड़ता था, ये नहीं है दोस्तों। व्यवहारतम एक शक्तिशाली सम्राट इच्छानुसार धार्मिक कानून की अवहेलना कर सकता था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था दोस्तों? अकबर ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अकबर। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो अकबर दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था दोस्तों? तो ये रखता था दीवान दोस्तों। कौन रखता था? दीवान दोस्तों। फरगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था दोस्तों? तो ये होता था आपका, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये होते थे, क्या होते थे ये दोस्तों? सिक्कादार होते थे। क्या होते थे? सिक्कादार दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबंध की जा सकती है दोस्तों? आप सभी जानते होंगे। तो दोस्तों ये चंगेज खान के साथ किया जाता था। किसके साथ दोस्तों? चंगेज खान के साथ दोस्तों। देखिए भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबंध की जाती है? तो चंगेज खान के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। किसके साथ सफलतापूर्ण विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था दोस्तों? तो ये महावत खां दोस्तों। किसने किया था ये काम? महावत खां दोस्तों। सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था महावत खां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में जा रहा है मुस्लिम कानून को प्रतिपादित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी था दोस्तों? तो मुस्लिम कानून को प्रतिपादित करने के लिए कौन से उत्तरदायी थे दोस्तों? तो आपका मुफ्ती थे दोस्तों। कौन थे? मुफ्ती। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अकबर के किस घटना को स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी दोस्तों? तो ये गुजरात की विजय पर दोस्तों अकबर ने किस घटना को स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना? गुजरात विजय किए थे, उसी समय अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर में बहुत नक्शा, बहुत बड़ा
उद्योग बनाया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 10 चलता है, 11 चलता है दोस्तों। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है दोस्तों? अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है वो आपका साथियों ब्राह्मी था। क्या था? ब्राह्मी था दोस्तों। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी दोस्तों। क्या थी? ब्राह्मी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्यों को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ये आपका मानव में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा देना। क्या था? मानव में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। ये किनका स्टेटमेंट है दोस्तों? ये विवेकानंद का है। किनका है दोस्तों? विवेकानंद का था ये स्टेटमेंट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया था दोस्तों? तो ये बचाव चित्तरंजन दास के थे दोस्तों। कौन के थे? चित्तरंजन दास दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये घनश्याम दास बिरला थे दोस्तों। कौन थे? महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों? तो ये किए थे बेलगांव कर्नाटक में पड़ता 1924 में एक बार अध्यक्षता किए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसने हाथ से बने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था दोस्तों? ये दोस्तों गणेश वासुदेव जोशी थे। कौन थे दोस्तों? गणेश वासुदेव जोशी थे दोस्तों। इसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था, तो गणेश वासुदेव जोशी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है दोस्तों? किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो साथियों लॉर्ड कार्जन को कहा था। किसे कहा था? लॉर्ड कार्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, उसे गोपाल हरि देशमुख कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं गोपाल हरि देशमुख दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है दोस्तों? किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? तो दोस्तों अरविंद घोष कहे थे। कौन कहे थे? अरविंद घोष दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायाब ए खुदवाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था दोस्तों? ये था आपका बलवन दोस्तों। कौन था? बलवन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिजर खां के द्वारा स्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है दोस्तों? संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? आप सभी साथी को पता होगा कि खिजर खां पैगंबर का वंशज दोस्तों। किसका था? पैगंबर का वंशज था दोस्तों। देखिए तैमूर को सैयद वंश के प्रतिनिधि खिजर खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता था? क्योंकि खिजर का पैगंबर का वंशज था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सल्तनत काल में उत्तराधिकारी का क्या सामान्य नियम था दोस्तों? तो अमीरों के मतबे और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन करना दोस्तों था। सल्तनत काल में उत्तराधिकारी का क्या सामान्य नियम था? तो अमीरों के मतबे और गद्दी के दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं क्षमता योग्यता का प्रदर्शन करना दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बरीद कौन थे दोस्तों? बरीद गुप्तचर और सूचना एकत्रित करने वाले बरीद थे दोस्तों। बरीद कौन थे? गुप्तचर और सूचना एकत्रित करने वाले। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था दोस्तों? तो ये थे आपका नायक ए मुल्क जीत। कौन थे?
नायक के मूल दोस्तों सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था दोस्तों? तो नायक ए मुल्क दोस्तों। कौन था? नायक के मुल्क। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया था दोस्तों? तो उड़ीसा का किया गया था। किसका किया गया था दोस्तों? उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। किसका दोस्तों? उड़ीसा प्रांत का। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो कहा जाता था अमीर दोस्तों। क्या कहा जाता था? अमीर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मुगल नौसेना का सेनापति कौन होता था दोस्तों? मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था? तो दोस्तों मीर ए बहर हुआ करता था। कौन होता था? मीर ए बहर जो मुगल नौसेना का नौसेनापति हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने दिया था दोस्तों? तो दयानंद सरस्वती दिए थे। कौन दिए दोस्तों? दयानंद सरस्वती दिए थे। वेदों की ओर वापस चलो, लौटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही दोस्तों? पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो साथियों आपका 5 शताब्दियों तक जीवित रही। कितनी दोस्तों? 5 शताब्दियों तक जीवित रही। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए हुए थे। कौन कौन दोस्तों? तो गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान था दोस्तों। कौन थे? गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान था। देखिए उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए हुए थे, गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान। 32 देखिए, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे दोस्तों? ये बने होते थे मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रादि बर्तन दोस्तों। मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रादि बर्तन दोस्तों। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रादि बर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, लोथल और चूहड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था दोस्तों? चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो दोस्तों मन का उत्पादन था। क्या था दोस्तों? खिलौना तुलौना बनाने वाले को उस समय मन का उत्पादन कहा जाता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हड़प्पा कालीन नगरों का कौन सा शासन करता था दोस्तों? हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो दोस्तों व्यापारियों का अल्पतंत्र था दोस्तों। क्या था? व्यापारियों का अल्पतंत्र शासन करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। 35 देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी दोस्तों? तो कृष्णा नदी घाटी तथा दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो कृष्णा नदी घाटी तथा दक्षिण भारत की दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। 36 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों का अंग नहीं था दोस्तों? कौन नहीं था दोस्तों? पुराण नहीं था। कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों का अंग नहीं था? पुराण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह किस ग्रंथ में उल्लेखित है दोस्तों? यह उल्लेखित आपका है दोस्तों किस ग्रंथ में? आप सभी साथी जानते हैं, अथर्ववेद में उल्लेखित है। किसमें दोस्तों? अथर्ववेद में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, प्रथम बौद्ध समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? प्रथम बौद्ध समिति का अध्यक्ष जो था वो महाकश्यप थे दोस्तों। कौन थे? महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद किस ग्रंथ का अंग था दोस्तों? ये आपका सूत्र पिटक था दोस्तों। कौन था? सूत्र पिटक दोस्तों। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद को किस ग्रंथ का अंग था? तो सूत्र पिटक दोस्तों। 40 देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध अश्वघोष किसके समकालीन थे दोस्तों? प्रसिद्ध बौद्ध अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे दोस्तों। किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन दोस्तों। चलिए हम लोग अब आगे भूगोल की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग अब भूगोल यहाँ से 40 क्वेश्चन भूगोल देखेंगे दोस्तों। चलिए
पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे क्या कारक है। तो दोस्तों भूमिगत जल है। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक क्या होता है? भूमिगत जल दोस्तों, भूमिगत जल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऊपर से नीचे दिए गए वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाएं का कौन सा क्रम सही है दोस्तों? तो देखिए, तो ऊपर से नीचे गए सभी, ऊपर से नीचे और वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है दोस्तों? ट्रोपोटोज, स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज, मैग्नीटोज। सब इंग्लिश में दिया गया दोस्तों, ट्रोपोटोज, स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज, मैग्नीटोज दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओजोन गैस की अधिकता है दोस्तों, ओजोन गैस की अधिकता जो है वो आपका 15 से 35 किलोमीटर के मध्य दोस्तों। कितनी? 15 से 35 किलोमीटर मध्य ओजोन गैस की अधिकता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समान ताप पतन दर, समान ताप एवं पतन दर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर क्या है दोस्तों? ये आपका 6.5 डिग्री 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर दोस्तों। कितना होगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस से प्रति 10,000 मीटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है दोस्तों? औसत एल्बिडो 35 है दोस्तों। कितना? 35 दोस्तों। संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना? 35 डिग्री दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं दोस्तों? अधिकतम तापमान ये कर्क और मकर रेखाओं पर किए जाते हैं। किस पे दोस्तों? अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं? कर्क और मकर रेखाओं पर दोस्तों। 7 देखिए, कौन सी पवनें हल्की और न्यून दाब वाली होती है दोस्तों? कौन सी पवनें हल्की और न्यून दाब वाली होती है? तो साथियों ये आपका होता है उष्ण एवं शुष्क दोस्तों। कौन होता है? उष्ण एवं शुष्क दोस्तों। कौन सी पवनें हल्की और न्यून दाब वाली होती है? उष्ण एवं शुष्क दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत देश भारत देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है दोस्तों? उत्तर दक्षिण आपका हो जाएगा दोस्तों 32 से 14 किलोमीटर और पूरा पश्चिम हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? तो ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम किस पे है दोस्तों? कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है दोस्तों? तो भूमध्य सागरीय दोस्तों। कहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जेनस, टाइटन और हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं दोस्तों? ये सब जो हैं ये शनि के उपग्रह। किसके दोस्तों? शनि के उपग्रह हैं। जेनस, टाइटन, हाइपेरियन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कनारी धारा कहाँ प्रवाहित होती है दोस्तों? कनारी धारा आपका अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट प्रवाहित है। कहाँ पे दोस्तों? अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट प्रवाहित होती है कनारी धारा दोस्तों। 13 देखिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हमोल्ड दक्षिण प्रशांत में है दोस्तों, ये आपका सही है। दक्षिण प्रशांत महासागर में ये आपका सत्य है दोस्तों। फॉकलैंड धारा दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक में आपका ये भी सही है दोस्तों। फॉकलैंड धारा भी जो है आपका सही है। लेब्राडोर धारा दोस्तों, लेब्राडोर धारा जो होता है दक्षिणी अटलांटिक होता है दोस्तों, ये गलत है। यहाँ का क्या होगा? दक्षिणी अटलांटिक दोस्तों, अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक महासागर दोस्तों, महासागर साथियों, ये आपका गलत है, सी दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं दोस्तों, उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो सीजगी कहते हैं। सीजगी दोस्तों क्या कहते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं सीजगी दोस्तों, सीजगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 15 देखिए, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है दोस्तों? पश्चिम में आने वाले चक्रवात होते हैं, पश्चिम में आने वाले चक्रवातों। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? पश्चिम में आने वाले चक्रवात होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन गर्म धारा है दोस्तों? कौन गर्म जल धारा है दोस्तों? तो आप सभी साथी को पता होगा गर्म धारा कौन सा? गर्म धारा ब्राजील की धारा गर्म जल धारा दोस्तों। ब्राजील की जो धारा है वो कैसी है? गर्म जल धारा है दोस्तों। चलिए हम लोग 17 देखते हैं। पारिस्थितिकी मंडल
मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल और पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया है दोस्तों? यह कथन दासमैन का। किसका? दासमैन का। इनका दासमैन का। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए। जीवमंडल शब्द का व्यापक स्तर का प्रयोग करने का श्रेय जाता है दोस्तों। जीवमंडल शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग करने का श्रेय जाता है टिवार्था का। किनका जाता है? तो वर्नार्ड्स्की। टिवार्था नहीं, वर्नार्ड्स्की का जाता है। किसे किनका जाता है? वर्नार्ड्स्की। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 19 देखते हैं। पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय है दोस्तों। पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय जाता है तो पादप वितरण को किसे जाता है? पृथ्वी पर पादप जातियों में व्यापक वितरण का श्रेय जाता है पादप वितरण को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवों की संख्या क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें पृथ्वी पर भौगोलिक दृष्टि से विश्व में पाए जाने वाले आधारभूत जीवों की संख्या 3 है दोस्तों। कितने? 3 दोस्तों। पहला देखिए टुंड्रा बायोम हुआ, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम, तीसरा हो गया आपका उष्ण कटिबंधीय बायोम दोस्तों। द्वितीय श्रेणी में अगर पूछा जाए तो 10 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। 21 देखिए। मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ दोस्तों। मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है तो साथियों आपका मध्य अक्षांशीय एवं घास भूमि जीवों मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है दोस्तों। 22 देखिए। निम्न में कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है दोस्तों? मानव भूगोल के जन्मदाता जो कहलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों फ्रेडरिक रेंटजेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेडरिक रेंटजेल दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 23 देखिए दोस्तों। मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित हुई है दोस्तों? तो ये नव और निश्चयवाद दोस्तों वर्तमान में प्रचलित हुई। मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित हुई है? तो नव निश्चयवाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है दोस्तों। ये दोस्तों आपका नीलगिरी में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? नीलगिरी में। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया दोस्तों? नीलगिरी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी है दोस्तों? तो ये जो है आपका दोस्तों मथुरा है। कौन है दोस्तों? मथुरा। विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी? तो मथुरा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। निम्न से कौन सी नियतिवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था दोस्तों? तो दोस्तों आपका हो जाएगा ब्लास दोस्तों। कौन नहीं था? ब्लास आपका नियति विचारधारा का समर्थक नहीं थे। फिर आपका कुमारी सैंपल, हम्बोल्ट, ये सब थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है? तो आपका जलवायु दोस्तों। मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है? तो जलवायु दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है दोस्तों? प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो साथियों आपका हो जाएगा अनुकूलतम जनसंख्या के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी? सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी दोस्तों? ये आपका निग्रो प्रजाति सबसे पहले उत्पन्न हुई। कौन सी प्रजाति दोस्तों? निग्रो प्रजाति सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। चलिए हम लोग मानव जो नर है वानरों से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। मंगोलाइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उस अन्य प्रजातियों से अलग करती है? चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों। आपको मानव से जो अलग है पीत वर्ण है। कौन है दोस्तों? पीत वर्ण मानव प्रजातियों से अलग करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। किस प्रजाति के घर कार्ल कहलाते हैं? कार्ल कहलाते हैं दोस्तों। तो कार्ल जो कहलाते हैं वो मसाई प्रजाति के दोस्तों। किसके? मसाई। किस प्रजाति के घर कार्ल कहलाते हैं? तो मसाई प्रजाति के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कौन युग्म सुमेलित तो नहीं है बोला गया दोस्तों? देखिए जो सुमेलित है उसको पहले मिलाते हैं सेमांग दोस्तों। मलेशिया ये आपका सही है दोस्तों। खिरगिज आपका मध्य यूरोप है, ये भी सही है।
देखिए खिरगी जो है मध्य यूरोपीय, आपका बी ही गलत है दोस्तों, मध्य एशिया होगा। क्या होगा दोस्तों? खिरगी जो है मध्य एशिया होगा दोस्तों। और मसाई जो आपका है, मसाई पूर्वी अफ्रीका, ये आपका सही है दोस्तों। और बुशमैन जो है ये कालाहारी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं, नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं दोस्तों। तो कहाँ पाए जाते हैं नगरीय गांव दोस्तों? तो ये यूएसए में। कहाँ पाए थे? यूएसए में, अमेरिका में दोस्तों। भिलाई नगर किस वर्ग का है दोस्तों? भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो औद्योगिक नगर है। भिलाई नगर जो है किस वर्ग का है? तो औद्योगिक नगर है भिलाई दोस्तों। चलिए 35 देखते हैं हम लोग। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों की कितने वर्ग हैं दोस्तों? तो नगरों के 6 वर्ग हैं दोस्तों। भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के 6 वर्ग हैं। कौन कौन है ये भी थोड़ा जान लीजिए आप लोग। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर। फिर दूसरा है दोस्तों 50,000 से 99,999 के बीच दोस्तों। फिर 20,000 से 49,999 दोस्तों के बीच है। फिर चौथा में 10,000 से लेके 19,000 के बीच है दोस्तों। और पाँचवा में 5,000 से 9,999 तक बीच है दोस्तों। और छठा में 5,000 से कम जनसंख्या वाले, इतने नगर हैं दोस्तों। भारत के गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप में होंगे दोस्तों? तो ये होंगे आपको रेखीय प्रतिरूप में। किसमें दोस्तों? रेखीय में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारतीय आदर्श ग्रामीण बस्तियों का जन्म, बस्तियों का उत्तम भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह कथन किसने कहा है? तो साथियों यह कथन आपका पिंच एवं ट्रिवार्था का, किनका? पिंच एवं ट्रिवार्था का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है दोस्तों? शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र जो है ये एक्सकिमो का है दोस्तों। एक्सकिमो का, किसका? एक्सकिमो का। चलिए देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किए जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये जेपी न्योको के नाम से जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किए जाने वाले चावल किस नाम से जाते हैं? जेपी निका दोस्तों, जेपी निका के नाम से जाना जाता है। 40 देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी टोकरी कहा जाता है दोस्तों? ये आपका मिनीसोटा कहते हैं। किसे दोस्तों? मिनीसोटा को कहते हैं। चलिए हम लोग राजनीतिक विज्ञान 40 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत किनका है दोस्तों? यह सिद्धांत है उदारवाद का दोस्तों। किनका? उदारवाद का। राज्य साधन है साध्य नहीं, यह किनका कथन है? उदारवाद का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन किसका है? तो आपका कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स का है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 3 देखते हैं। मानव विवेक की अवस्था निम्न में से किस विचारधारा में है दोस्तों? ये विचारधारा आपका उदारवाद का। तो मानव जो है विवेक की अवस्था निम्न में से किस विचारधारा में अवस्थित है? उदारवाद दोस्तों। 4 देखिए, पॉलिटिक्स आइडियालिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये सी.डी. वर्नर है दोस्तों। कौन है? सी.डी. वर्नर दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ दोस्तों? फांसीवाद को जन्म हुआ ये आपका इटली में हुआ दोस्तों। कहाँ पे हुआ? इटली में फांसीवाद का जन्म हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंतरराष्ट्र का विरोध किया दोस्तों। अंतरराष्ट्रवाद का विरोध किया तो ये दोस्तों फांसीवाद किए थे। कौन किए थे? फांसीवाद दोस्तों अंतरराष्ट्र का विरोध किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द्वंद्वनात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद का। द्वंद्वनात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का। किसका? तो वैज्ञानिक समाजवाद का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक था दोस्तों। तो
कार्ल मार्क्स का दोस्तों। किसका था? कार्ल मार्क्स का। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक था कार्ल मार्क्स का दोस्तों। किसका था? कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन आपका वारकर का। किसका दोस्तों? वारकर का। राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किनका है? वारकर का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है दोस्तों? प्लेटो की आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो साथियों आपका नर नारी के समान अधिकार, ये आपका नहीं है। दर्शन का शासन है, दार्शनिक शासन है, और अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति का परिवार, ये भी है दोस्तों। लेकिन नर नारी के समान अधिकार आपका प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप से राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में सशक्त शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है दोस्तों? यह परिभाषा रॉबर्ट डल की है। रॉबर्ट डल की दोस्तों। किसकी है? रॉबर्ट डल की। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया था? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 324 दोस्तों। 13 देखिए, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कौन थे दोस्तों? सीमित संप्रभुता सिद्धांत के जनक थे आपका लॉक दोस्तों। कौन थे? लॉक थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक का लेखक है दोस्तों। ये आपका बेंथम दोस्तों। कौन थे? बेंथम दोस्तों। कौन लिखे थे? बेंथम। नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक के लेखक बेंथम थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों। ये कौन किए हैं? तो आप लोग सभी जानते होंगे, बेंथम दोस्तों। कौन के? बेंथम दोस्तों। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? बेंथम दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है दोस्तों? जब चुनाव जीतने में असफल हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है। जब वह कुल मतदान का 1/4 मत प्राप्त करते, नहीं, ये भी गलत है। जब वह कुल मतदान का 1/5 मत प्राप्त करते नहीं कर पाते, तब दोस्तों। तो देखिए, मतदाता जो दोस्तों है वो आपका 1/6 मत लाने में असंभव होता है दोस्तों। जब चुनाव लड़ने वाले की संख्या ज़्यादा होती है तभी वो अपना मत हासिल नहीं कर पाते हैं दोस्तों। 1/6 मत लाएंगे, नहीं ला पाएंगे, तब उनका जमानत राशि भी जब्त हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे वो दोस्तों कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन मनु का है दोस्तों। किनका? मनु का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन था दोस्तों। प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक था तो दोस्तों कौटिल्य थे दोस्तों। कौन थे? कौटिल्य प्राण रक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। 20 देखिए, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। परमात्मा सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। यह कथन किनका है दोस्तों? ये गांधी जी का है दोस्तों। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। यह कथन किनका है? गांधी जी का दोस्तों। चलिए हम लोग 22 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों। कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
इस तारीख को दोस्तों इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों, और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और 11 दिसंबर 1946 को बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ प्रथम नहीं लगाया गया, इसलिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा दोस्तों। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तो धर्मनिरपेक्ष पद निरपेक्ष सब जोड़ा गया दोस्तों। तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। क्या दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों। 24 देखिए संविधान में न्यायिक अवलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है दोस्तों। ये आपका यूएस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया न्यायिक अवलोकन का सिद्धांत दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 देखिए संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। यह कथन किनका है दोस्तों? यह कथन गैटिल का दोस्तों। किसका है? गैटिल का, कि संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। यह कथन किनका है? गैटिल का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किस विचारक का है दोस्तों? यह कथन गार्नर का दोस्तों। किनका है? गार्नर का दोस्तों। 27 देखिए आदेशात्मक सरकार किस देश में है? आदेशात्मक सरकार दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे है दोस्तों आदेशात्मक सरकार की व्यवस्था? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए संघीय शासन की क्या विशेषता है? संघीय शासन की विशेषता है कि केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन हो, उसे हम लोग संघीय सरकार की विशेषता कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो एकात्मक शासन प्रणाली। कौन सी है दोस्तों? एकात्मक है। सॉरी दोस्तों, भारत में शासन प्रणाली पूछा, ये दूसरा, ये एकात्मक देखने नहीं होगा। बोला भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी दोस्तों? संसदीय शासन प्रणाली भारत में। कौन सी? संसदीय साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया दोस्तों? यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? तो यूनेस्को किया था आपका 1948 में। कब किया था? 1948 में राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों संप्रभुता। क्या होना चाहिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व? संप्रभुता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 32 देखिए कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य के अनिवार्य तत्व नहीं मानता दोस्तों? कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? इसलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में दोस्तों कौन नहीं मानता है दोस्तों? सीले नहीं मानता। कौन नहीं मानता? सीले दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 दोस्तों। सरकार राज्य का अभिव्यक्ति रूप है। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है। यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन गार्नर का। किसका दोस्तों? गार्नर का है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए प्रदत्त विज्ञान की प्रदत्त विधान किया जाता है। प्रदत्त विधान किया जाता है संसद द्वारा दोस्तों। प्रदत्त विधान किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा दोस्तों। 35 देखिए द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की दोस्तों? ये पुस्तक की रचना लॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? लॉक के द्वारा। द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना लॉक के द्वारा किया गया था दोस्तों। 36 देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो है दोस्तों। कौन है? रूसो के पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सही देखिए रिपब्लिकन ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? तो प्लेटो दोस्तों। रिपब्लिकन पुस्तक की ग्रंथ की रचना प्लेटो किया था। रिपब्लिकन ग्रंथ की रचना दोस्तों। 38 देखिए मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किस विचारक का दोस्तों? तो रूसो का। किनका? रूसो का दोस्तों। ये स्टेटमेंट है। 39 देखिए शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। यह कथन किस विचारक का है दोस्तों? यह कथन ग्रीन का है। किसका है दोस्तों? ग्रीन का है। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। लेकिन का कथन ग्रीन का दोस्तों।
चलिए हम लोग 40 देखते हैं दोस्तों। 40 का नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वीडियो को अंत करते हैं। 40 देखिए, राज एक आवश्यक बुराई है दोस्तों। यह कथन किनका है? राज एक आवश्यक बुराई है। यह कथन दोस्तों व्यक्तिवादियों का। राज एक आवश्यक बुराई है। यह कथन किनका है? व्यक्तिवादियों का दोस्तों। व्यक्तिवादियों का दोस्तों। चलिए आपका सेशन समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह वीडियो पाने के लिए हमको मोटिवेट कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। आप लोग जरूर बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।